नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। आज के एपिसोड में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करेंगे। आज हम अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हमले और इथियोपिया में ज्वालामुखी फटने से भारत तक असर पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में हम आपको ये भी बताएंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की कोशिशों के बीच कैसे भीषण बना हुआ है युद्ध। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर फिर की बमबारी, 3 प्रांतों पर हमला, 10 की मौत। तालिबान ने बताया अफगान संप्रभुता का उल्लंघन, बदला लेने की खाई कसम। पाकिस्तान का हमले से इनकार। परिष्कृत ट्रंप प्लान पर बढ़ा विवाद, रूस ने किया खारिज। अलास्का बैठक के मुद्दों को शामिल करने पर जोर। अब अबू धाबी में अमेरिका की मॉस्को के साथ बैठक, ज़ेलेंस्की की वॉशिंगटन जाने की तैयारी। यूक्रेन में रूसी सैनिकों का जोरदार पलटवार, कम से कम 6 की मौत। एक दिन पहले यूक्रेन के हमले में 3 लोगों की हुई थी मौत। रूसी सैनिकों का 249 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट करने का दावा। सूडान में अर्धसैनिक बल आरएसएफ का बड़ा फैसला, 3 महीने के एकतरफा मानवीय संघर्ष विराम की घोषणा। युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव को पहले ही ठुकरा चुकी है सूडानी सेना। चीन ने आपातकालीन मानव रहित अंतरिक्ष यान शेंझोउ 22 किया लॉन्च, 3 चीनी एस्ट्रोनॉट को धरती पर वापस लाने में करेगा मदद। शेंझोउ 21 के क्षतिग्रस्त होने से फंस गए थे अंतरिक्ष यात्री। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर हवाई हमला कर दिया। अफगानिस्तान ने आरोप लगाया कि इस पाकिस्तानी हमले में बच्चे और महिलाएं मारी गई हैं। साथ ही अफगानिस्तान ने कहा कि वो समय आने पर इस हमले का बदला लेगा। इस हमले के बाद दोनों देशों में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि पाकिस्तान ने ये हमले क्यों किए और अब आगे दोनों देशों के बीच तनाव किस ओर जाएगा। फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। उचित समय पर वाजिब जवाब दिया जाएगा, ये कसम है अफगानिस्तान की। दरअसल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एक बार फिर हमला कर दिया है, जिसके बाद तालिबान ने धमकी दी है कि वो सही समय आने पर पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब देगा। पाकिस्तान ने 3 प्रांतों खोस्त, कुनार और पख्तिका में एयर स्ट्राइक की है। खोस्त पर किए गए हमले में 10 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 9 बच्चे और 1 महिला शामिल हैं। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि खोस्त प्रांत के मुगल गई इलाके में रात करीब 12 बजे पाकिस्तानी विमानों ने एक घर पर बमबारी की। इस हमले में 5 लड़के और 4 बच्चियों और 1 महिला की मौत हो गई है। वहीं कुनार और पख्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हमले और छापेमारी में 4 नागरिक घायल हुए हैं। तालिबान ने हमले को न सिर्फ अफगानिस्तान की संप्रभुता और हवाई क्षेत्र का खुला उल्लंघन करार दिया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों और कानूनों को पाकिस्तान का ठेगा दिखाना भी बताया है। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान पर किसी तरह के हमले से इनकार किया है। पाकिस्तान ने क्रूर हमला किया। ये घर पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। इसमें कई लोग हताहत हुए हैं। यह हवाई हमला सोमवार को पेशावर में हुए एक आत्मघाती हमले के बाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के अर्धसैनिक बल फेडरल कांस्टेबलरी के मुख्यालय को निशाना बनाया गया था। इस हमले में 3 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे, 11 अन्य लोग घायल हुए थे। अभी तक किसी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि पाकिस्तान में हुए पिछले हमलों के लिए आमतौर पर प्रतिबंधित तहरीके तालिबान टीटीपी को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। इस्लामाबाद का दावा है कि अफगानिस्तान में टीटीपी के सुरक्षित ठिकाने हैं, जबकि काबुल इन आरोपों से इनकार करता है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ जरदारी ने इसके लिए विदेशी प्रायोजित फितना अल खवारिज को जिम्मेदार ठहराया है। इस्लामाबाद इस शब्द का प्रयोग टीटीपी के लिए करता है। पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर खुद को चादर से ढक कर पहुंचा था और उसने चौकी पर पहुंचते ही
खुद को उड़ा लिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हाल के महीनों में तनाव काफी बढ़ गया है। अक्टूबर में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई झड़पों में दर्जनों लोग मारे गए थे। दोनों देशों ने अक्टूबर में दोहा में युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन इसके बाद तुर्की में हुई शांति वार्ता किसी लंबे समझौते पर नहीं पहुंच सकी। इस तनातनी के बीच दोनों देशों के बीच व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हजारों कंटेनर सीमा पर अब भी फंसे हुए हैं। इसी हफ्ते पाक अफगान संयुक्त वाणिज्य एवं उद्योग मंडल ने कहा था कि इन कंटेनरों पर प्रतिदिन 150 से $200 तक का शुल्क लगाया जा रहा है। और आइए अब इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील कुमार सिंघल, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। सिंघल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सिंघल साहब, सबसे पहला सवाल यह है कि अफगानिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान ने उसके ऊपर हमला किया। पाकिस्तान का जो सरकारी मीडिया है वो कहता है कि पाकिस्तान ने कोई हमला नहीं किया। क्या सच है, क्या झूठ है, सिंघल साहब? देखिए, बड़ा जो है पाकिस्तान ने एक नई पॉलिसी बनाई है कि अब वो हमले करते हैं, एयर अटैक कर रहे हैं अफगानिस्तान में, लेकिन उसकी जिम्मेवारी नहीं लेना चाह रहे हैं इसके लिए, क्योंकि उनको लगता है कि शायद इस तरह से अगर वो बात करेंगे तो उनको डिनायबिलिटी बन जाएगी। बट आई थिंक एक रेस्पॉन्सिबल स्टेट होने के नाते पाकिस्तान ने अगर कुछ अटैक किया है तो उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमने उन पर अब जो भी उनके कारण है उन्होंने उसकी वजह से उसको हमला किया है। तो ये एक नया जो कल जो हमला हुआ है अफगानिस्तान में 3 जगह एयरफोर्स, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने किया है, एक नया तरीका अपनाया है पाकिस्तान ने कि वो उसकी जिम्मेवारी नहीं लेना चाह रहे हैं, ताकि वो कह सकें कि हम युद्ध विराम का हमने तोड़ा नहीं है, क्योंकि और वो कहें कि जो सो कॉल्ड अफगानिस्तान समर्थित तारीक तालिबान है, टीटीपी है, उनके समर्थक हमारे उनके पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। मेरे ख्याल से कुछ इस तरह का डिप्लोमेटिक कवर लेने का इनका इरादा है इसके लिए, लेकिन जी जी उससे स्थिति तो नहीं बदलती है, क्योंकि अफगानिस्तान ने साफ बोल दिया है कि ये जो हमला हुआ है वो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने किया है, एयर अटैक उनके ऊपर हुआ है और 3 जगह वो हुआ है। तो इससे, और उन्होंने कहा है कि हम सही टाइम पे बदला लेंगे। तो जो अभी तक ट्रूस चल रहा था, उसका युद्ध विराम जो उन्होंने एग्रीमेंट हुआ था, वो अब मुझे ब्रेक नजर होता हुआ आ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो कतार टर्की में बात हुई थी, कतार और तुर्किया की मध्यस्थता के साथ, वो बातचीत कंप्लीट नहीं हो पाई थी, क्योंकि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है दोनों साइड में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वो जो है उसमें वो दूर नहीं कर पा रहे, क्योंकि पाकिस्तान खुद उन्होंने एडमिट कर लिया कि क्योंकि अफगानिस्तान की सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि पाकिस्तान को कोई थर्ड कंट्री इस्तेमाल नहीं करेगा अफगानिस्तान पर अटैक करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान इस बात की गारंटी देने के लिए नहीं तैयार है। अखबारों में आया है और कुछ उनके जो नेता हैं उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान ने सीक्रेट एग्रीमेंट किया हुआ यूएसए के साथ में, उसके अंदर वो ऑब्लिगेशन है, उनके पास जिम्मेवारी है कि वो जो है अपनी जमीन को अलाउ करें अफगानिस्तान में या कहीं दूसरे देश में इस्तेमाल करने के लिए। सिंघल साहब, इस सब के बीच अब सवाल ये आता है कि हाल के दिनों में जो आप भी बता रहे हैं कि जिस तरह से एक युद्ध विराम की बातचीत हुई थी, शांति वार्ता चली थी कतार और तुर्की की मध्यस्थता में, अब तालिबान कहता है, अफगानिस्तान का ये कहना है कि वो बदला लेगा, तो आने वाले दिनों में हालात थोड़ा सा और खराब नहीं हो जाएंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में? बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी इनके जो जो अभी मतलब आपस में लड़ाई नहीं हो रही थी पिछले 1 महीने से, लेकिन जो उनका जो आदान प्रदान है, आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया है कि बिजनेस पूरी तरह सफर कर रहा है, हजारों कंटेनर वहां वेट कर रहे हैं और उनके जो नागरिक आना जाना है वो बंद कर दिया गया है। तो ऑलरेडी तनातनी तो पूरी तरह से है, केवल एक मिलिट्री की बात रह गई थी कि आप उनकी जो फौजें दोनों एक दूसरे से ना लड़ नहीं रही थी। लेकिन अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो मेरे ख्याल से अफगानिस्तान, क्योंकि ये बड़े प्राउड लोग होते हैं, ये अफगानी जो है, उन्होंने कोई हिस्ट्री उठा के देखी तो कभी किसी से चोट नहीं खाते हैं, चाहे कमजोर रहे, लेकिन अल्टीमेटली ये लोग विन करते हैं। रीजन इज कि जो है ये मरने मारने के लिए तैयार है, इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो ये जो है डिफरेंट टैक्टिक अपनाते हैं। तो मुझे जो लग रहा है कि अगर ये चलता रहा और पाकिस्तान ने अपने आप को, जो इनकी इंटरनल इश्यूज हैं उनको अपने सॉल्व नहीं किया, तो यहाँ ये क्षेत्र एक जो है तनातनी का हिस्सा बन जाएगा
और आगे मेरे ख्याल से समस्या खड़ी हो सकती है इसमें ज़्यादा। ठीक है सिंघल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और इस महत्वपूर्ण खबर पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। असली हीरो का कंगन कैसे? क्योंकि हमें मिला है एक बेशकीमती तोहफा, जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें, मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। हजारों साल से सोया एक ज्वालामुखी फट गया। इसका असर कुछ ऐसा है कि हजारों किलोमीटर दूर भारत और चीन में भी इसका असर देखा जा रहा है। हवाई यातायात में इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है। कई विमानों को रद्द करना पड़ा है तो कई विमानों का रास्ता बदलना पड़ रहा है। इसके अलावा धुएं और धूल के गुबार को लेकर वैज्ञानिक अलग चिंतित हैं। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि कहां ये ज्वालामुखी फटा और क्यों इसका असर भारत तक दिखा है। प्रकृति के क्रोध की धमक है। 12,000 साल से सोए एक ज्वालामुखी के अचानक फट जाने की गाथा है, जो हजारों किलोमीटर दूर भारत समेत कई देशों पर अपने गुस्से का प्रभाव छोड़ गया। इथोपिया के गनाकिल इलाके में रविवार को आसमान में धुएं का गुबार फैल गया। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसी आफत है। तभी सैटेलाइट तस्वीरों ने हेली गुब्बी ज्वालामुखी के फटने की तस्दीक कर दी। सुबह लगभग 8:30 बजे हुए विस्फोट में बेहद ऊंची राख का बादल बना, फिर 10 से 15 किलोमीटर ऊपर तक फैल गया और हवा के साथ बहकर दक्षिण पश्चिमी अरब प्रायद्वीप की ओर चल पड़ा। हेली गुब्बी एक शील्ड टाइप ज्वालामुखी है और इथोपिया के दूर दराज अफार क्षेत्र में आता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस ज्वालामुखी के हेलोसीन काल यानी कई हजार साल में विस्फोट का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। माना जाता है कि ये 10 से 12,000 साल बाद फिर से सक्रिय होने के कारण अब तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन राख के गुबार के इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाने से हवाई जहाज़ों के लिए चिंता जताई जाने लगी। स्थानीय चरवाहों के लिए खतरे की आशंका भी जताई जा रही है। 130 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ा राख और धुएं का ये गुबार सोमवार को भारत की फिजा में मंडराने लगा। धुआं सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान से भारत में प्रवेश किया। 25,000 से 45,000 की फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे इस धुएं से लोगों की कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारत के विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयरलाइंस और हवाई अड्डों को एडवाइजरी जारी की। लिहाजा कई एयरलाइंस सेवाओं ने सावधानी के तौर पर अपनी कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें रद्द कर दी। एयर इंडिया ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसलिए ये निर्णय मजबूरी में लिया गया है। इस बीच
इंडिया मेट स्काई वेदर ने बताया कि राख का गुबार उत्तरी भारत से चीन की ओर चला गया है और ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश कर जाएगा, जहां कुछ दिनों तक महीन धूल बने रहेंगे। इसके बाद उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम के साथ प्रशांत सागर की ओर बढ़ जाएगा। मेट स्काई के मुताबिक इससे सतह पर किसी को कोई खतरा नहीं है। धूल के कारण रंगीन सूर्यास्त और सूर्योदय देखने को मिल सकता है। सतह से 40,000 फीट ऊपर SO2 के छोटे निशान देखने को मिले हैं, जो जल्द ही बिखर जाएंगे। हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों पर एक पतली और धुंधली परत के कारण पहले से ही खराब वायु गुणवत्ता के स्तर पर इसके प्रभाव को लेकर चिंता बढ़ गई। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि दरअसल ये धुआं बहुत ऊंचाई से आगे बढ़ा है और वायु गुणवत्ता पर इसके प्रभाव की कोई संभावना नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, डीजी हैं IMD के, भारत मौसम विभाग के महानिदेशक हैं। डॉक्टर महापात्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर महापात्रा, पहला सवाल, हमारे दर्शक यही जानना चाहेंगे कि इथियोपिया हजारों किलोमीटर दूर है भारत से, कैसे भारत तक इसका असर हो गया? जी, इथियोपिया से भारत आने के लिए जो सपोर्टिव विंड होता है, इसकी वजह से ऐसे मूवमेंट हुआ है। आप जब 8 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक ऊंचाई पर जाएंगे, वहां वेस्टर्ली विंड प्रिवेल करता है जी। और ये वेस्टर्ली विंड सभी जगह में यूनिफॉर्मली नहीं होता है। जब इथियोपिया से देखेंगे तो साउथ वेस्टर्ली विंड होता है। साउथ वेस्टर्ली विंड की वजह से ये नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट शुरू हुआ। तो इथियोपिया से यमन, यमन से ओमान, ओमान से फिर नॉर्थ अरेबियन सी में पहुंचा। जब यहाँ पहुंच गया, फिर विंड डायरेक्शन आप देखेंगे, सो ईस्ट नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट को सपोर्ट किया। सो नॉर्थ वेस्ट इंडिया को कल रात में पहुंचा और ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न मूवमेंट करते हुए अभी ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हुए चाइना की तरफ आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर महापात्रा, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अभी इसका क्या कुछ असर है भारत के ऊपर, और कल जब ये भारत में एंट्री इसने किया था तो कितना इसका फर्क पड़ा था? जैसे हम बोल रहे थे कि ये जो सिस्टम है, ये 8 से 15 किलोमीटर हाइट में दिखाई देता है। सो यानी अपर एटमॉस्फेयर, अपर ट्रोपोस्फेयर में ये जो वोल्केनिक आस है, ये मूव कर रहा है। सो इसका जो प्रभाव है वही 8 से 15 किलोमीटर के ऊपर दिखाई दे रहा है। और मेन प्रभाव देखेंगे इस एरिया में 8 से 15 किलोमीटर ऊंचाई में ज्यादातर एयरक्राफ्ट ऑपरेशन होता है। सो एयरक्राफ्ट का विजिबिलिटी और एयरक्राफ्ट का नोज और अदर पार्ट्स में जो आसिस पार्टिकल होता है, वो एंट्री करने का संभावना होता है, इसलिए ये एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए डेंजरस होता है। सो इसको देखते हुए हम कल दोपहर से हमारे जो मेट्रोलॉजिकल वॉच ऑफिस है मुंबई में, कलकत्ता में और दिल्ली में, वहां हमने सिग्निफिकेंट मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फॉर वोल्केनिक आस जारी किया और ये इंफॉर्मेशन सभी एयरपोर्ट्स को भेजा गया और अकॉर्डिंगली अथॉरिटीज में एक्शन लिए हैं। तो इसमें ये होता है कि पॉसिबल डैमेज को दूर करने के लिए जो फ्लाइट रूट होता है, फ्लाइट पाथ होता है, इसको चेंज किया जाता है और फ्लाइट सेफली उनका गंतव्य स्थल पे पहुंच सकता है। मगर जब तक सरफेस लेवल की बात करें हम, सरफेस लेवल में ये जो वोल्केनिक आस इंडिया के ऊपर गति कर गया या गति कर रहा है, इससे कोई प्रभाव नहीं है। इससे कारण यही है कि जब ये गति कर रहा है, इसका रफ्तार लगभग जैसे आपने बताया 130 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, इसलिए इसका जो सेटल करने के लिए इंडिया के रीजन के ऊपर टाइम ज्यादा नहीं मिला है। दूसरा बात यह है कि कोई एक वेदर सिस्टम अभी नॉर्दर्न इंडिया में डेवलप नहीं हुआ है, जैसे कि कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो कि लो प्रेशर एरिया हो। इनके एब्सेंस में कोई बारिश नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आप लकी समझिए कि ऐसे कोई वेदर सिस्टम नहीं है जब ये वोल्केनिक आस इंडिया के ऊपर पास करके जा रहे हैं।
डॉक्टर महापात्रा, अंतिम सवाल आपसे हम ये जानना चाहेंगे, क्या अभी भी भारत के आसमान में कोई खतरा है? और दूसरा, क्या आने वाले समय में, क्योंकि वहां पर ज्वालामुखी फट चुका है, और खतरा हो सकता है? और तीसरा ये कि इसका स्वास्थ्य पर भी क्या कोई नुकसान हो सकता है लोगों के? पहले मैं आपको बता दूं कि इसका स्वास्थ्य के ऊपर कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि एयर क्वालिटी के ऊपर ये कोई प्रभाव अभी नहीं डाल रहे हैं, और वेदर के ऊपर भी कोई प्रभाव ये नहीं डाल रहे हैं। सेकंड बात आपने पूछा, मैं बोलना चाहता हूं कि हमारा जो पूर्वानुमान था कि आज 7:30 और 8 PM तक पूरी इंडिया में ये पास होते हुए चाइना की तरफ आगे बढ़ जाएगा। हमारा जो अभी ऑब्जर्वेशन है और जो एडवाइजरी है, अभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अभी भी कुछ टाइम के लिए है, और अगले 2 घंटे में ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से दूर होते हुए कंप्लीटली चाइना की तरफ मूव हो जाएगा। आने वाले समय में कोई और दिक्कत हो सकती है क्या? ये जो फेनोमेना हुए ये बहुत रेयर फेनोमेना है, और वोल्केनिक इरप्शन जो इथियोपिया में हुआ है बहुत साल पहले हुआ है। ऐसे कोई इमीडिएटली होगा कि नहीं होगा, इसका जानकारी तो हमारा जो रीजनल सेंटर है, डेजिग्नेटेड सेंटर है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो बताते रहेंगे, और ऐसे कोई इसका लॉन्ग रेंज फोरकास्ट अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। शांति वार्ता के लिए मार्ग प्रशस्त करने की कोशिशों के बीच रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर भीषण हमले कर रहे हैं। दक्षिणी रूस पर एक बड़े यूक्रेनी ड्रोन हमले में 3 लोग मारे गए और कम से कम 16 घायल हो गए। वहीं रूसी सेना के यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले में 6 लोगों की मौत हो गई। इस बीच फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना में कुछ सुधार की जरूरत है ताकि इसे यूक्रेन और यूरोप के लिए स्वीकार्य बनाया जा सके। दूसरी ओर अमेरिका, यूक्रेन और रूसी अधिकारियों ने अबू धाबी में शांति प्रस्ताव को लेकर वार्ता शुरू कर दी है। वहीं खबर आ रही है कि शांति प्रस्ताव पर बातचीत के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इसी महीने अंत में ट्रंप से मुलाकात करने के लिए अमेरिका की यात्रा करेंगे। सऊदी अरब 2 और नए अल्कोहल स्टोर खोलने की योजना बना रहा है, जिनमें से एक सरकारी तेल कंपनी अरामको के गैर मुस्लिम विदेशी कर्मचारियों के लिए होगा। दूसरा जेद्दा में विदेशी राजनयिकों के लिए खोला जाएगा। 1 साल पहले सऊदी ने रियाद में विदेशी राजनयिकों के लिए ऐसा ही एक आउटलेट खोला था। चीन ने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन से अपने यात्रियों को वापस लाने के लिए एक इमरजेंसी यान अंतरिक्ष में भेजा है। ये यान स्टेशन पर मौजूद शेंझऊ 21 अंतरिक्ष यान की जगह लेगा, जिसके पोर्ट होल में छोटी दरारें पाए जाने के कारण ये वापसी करने में असमर्थ है। अमेरिका ने वेनेजुएला के कार्टेल डे लॉस सोल्स को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इस पर आरोप है कि इसका नेतृत्व वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी सरकार के वरिष्ठ लोग करते हैं। ब्राजील के सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो को पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं। बोल्सोनारो 100 से भी ज्यादा दिनों से घर पर नजरबंद हैं। उन पर नजरबंदी के दौरान अपने एंकल मॉनिटर को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाकर ये फैसला दिया गया है। सूडान के रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के प्रमुख ने सोमवार देर रात कहा कि उनके अर्धसैनिक बल तुरंत 3 महीने के मानवीय संघर्ष विराम पर हस्ताक्षर करेंगे। ये घोषणा अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और सऊदी अरब के प्रस्ताव के बाद की गई। हालांकि घोषणा के बाद ही आरएसएफ ने सेना शासित इलाकों में हमला किया। सूडानी सेना प्रमुख युद्ध विराम की पेशकश को ठुकरा चुके हैं।